बिहार बोर्ड से जो भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी परीक्षार्थियों के लिए डेली सुबह में 6 बजे, ठीक है, डेली सुबह में 6 AM पे इस चैनल AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मैं आपको एक क्लास हमेशा डेली अपडेट करने का प्रयास करता हूं, ठीक है। डेली अपडेट हो रहा है। पीछे हम लोग लगातार मैथ की क्लास किए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीज। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने एक मॉडल पेपर देने का प्रयास कर रहा हूं हिंदी का, जो शानदार मॉडल पेपर है, जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। तो आपको पता चलेगा कि अगर आप पढ़ाई अभी तक किए हिंदी का, तो क्या उस हिंदी के बुक से किस रूप में प्रश्न आ रहा है, जो प्रश्न आ रहा है क्या उसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा जरूरी बात है। उसके साथ साथ सभी गेस प्रश्न है, तो इसको रटते जाना है। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा, क्योंकि यहां से सीधे सीधे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में प्रश्न टकराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कभी भी क्लास को देखिए, एक एक प्रश्न का पहले उत्तर दीजिएगा, और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा मैं सही उत्तर बताऊंगा, उसको आपको याद करते चलना। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का यहाँ पे देखिए मॉडल पेपर शानदार VVI गेस प्रश्न का तैयार किया गया है। चलिए, इसको इंस्ट्रक्शन है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। मैं बोला कभी भी आप क्लास को देखें, एक एक प्रश्न का उत्तर देना ईमानदारी से, और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा याद करते चलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं इस साल 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, और उसमें से 50 प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा क्या है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ क्या है, तो सर कहिएगा ये कविता है जीवनानंदन दास की। किनके द्वारा लिखा गया है, तो जीवनानंदन दास, ठीक है, याद रखेंगे सर, जीवनानंदन दास की कविता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो पहला का हो गया, ऑप्शन ए कविता है। सभी गेस प्रश्न है, सीधे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे, ध्यान से उत्तर दीजिए और याद करते चलिएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो सर हम जानते हैं विशेषण के 4 भेद होते हैं, आपका गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है अगला प्रश्न कि कुंवर नारायण रचित पाठ इसमें से कौन है। तो कुंवर नारायण जी जो है आपके कविता लिखे हैं, उसका नाम क्या है, एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। क्या नाम है, एक वृक्ष की हत्या। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, उत्तर देते चलिएगा। कभी भी आप देखें आपको उत्तर देते चलना है। जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, सही उत्तर बता रहा हूं, रटते चलिएगा। सभी गेस प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इस साल किस रूप में प्रश्न आएगा हिंदी में। अगला प्रश्न कर रहा है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरी के तजी डारो। इस पंक्ति की रचनाकार कौन है, मतलब ये पंक्ति आप किस कविता में पढ़े हैं, तो ये पंक्ति हम लोग रसखान की कविता में पढ़ते हैं। कि रसखान कवि कहते हैं कि कृष्ण की लकुटी और कमरिया पर वो तीनों लोग का राज न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो ऑप्शन सी। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है सर, तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक बाबा भीम साहब अंबेडकर जी हैं, और अंबेडकर जी का पहला ही चैप्टर हम लोग पढ़े श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। 5 का हो गया ऑप्शन सी। कह रहा है अगला प्रश्न आपसे कि संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण इसमें से कौन है। तो अभी विशेषण का 4 भेद मैं बताया, तो संख्यावाचक क्या है, जिसे संख्या का बोध होता है, ऑप्शन है 4। यहां पे गुणवाचक विशेषण था, यहां पे कौन सा था, तो परिणामवाचक विशेषण, ये भी वही था। चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं नानकाना साहब का संबंध है। ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, नानकाना साहब का संबंध कहां से है, तो कहेगा सर जी गुरु नानक से है। किन से है, तो गुरु नानक से है। आप जानते हैं गुरु नानक का जन्म हुआ था लाहौर जिला में तलवंडी नामक स्थान पे, और उसी को हम लोग नानकाना साहब के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है आपसे प्रश्न कि नाखून हमारी डैश डैश के अवशेष है। तो नाखून हमारी पशुता के अवशेष है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, ठीक है। तो ये 8 का ऑप्शन सी याद रखेंगे। ये आरंभिक हिंदी का साहित्य जो नागरी लिपि पाठ है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, वही कह रहा है कब से मिलने लग जाता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो 8वीं 9वीं शताब्दी से मिलने लग जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़े। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है आपसे प्रश्न कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था।
तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं जुलाई 1925 में अमरकांत जी का जन्म हुआ था, जो आप में बहादुर जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उसी के लेखक है। तो 1925 जुलाई 1925 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर रहा है कि भाववाचक संज्ञा का इसमें से उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का कौन इसमें उदाहरण है? तो देखिए ध्यान से, मोहन है कि सेना है कि पत्थर है कि बचपन है? कहिएगा सर बचपन है। उत्तर देते चलेंगे, कभी भी क्लास को देखें और याद करते चलिएगा। 12 नंबर प्रश्न करे, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर की क्या प्रतिक्रिया होती है? बहादुर चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो अमरकांत जी का, तो जिनका आप जन्म पूछा था ऊपर जुलाई 1925 में जिनका जन्म हुआ था, तो वो क्या करता है कि चुपचाप जाकर खड़ा हो जाता है। उसका कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं है, तो चुपचाप कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है आपसे कि रूसी जाति के असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है? तो इसमें से सभी हैं, देख लीजिए ध्यान से, लियो टॉल्स्टॉय, व्लादिमीर नाबोकन, दस्तावेजी। ये जो भी मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं ना, ये सभी हिंदी में कई बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, और इन सभी प्रश्नों की इस साल पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए सभी प्रश्न याद करके ही आपको जाना है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कथक नृत्य के पर्याय कौन माने जाते हैं? तो बउआ टाइप प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। और जाकिर हुसैन कौन थे? तो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई वादक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ध्यान से देखेंगे, यहां पे प्रश्न डिपेंड कर रहा है कौन इसमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, तो दूध, दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भलाई, सुंदरता, अच्छा, सभी किसके उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा से हर साल प्रश्न आता है, इस साल भी आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के केंद्र में कौन है? तो जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ में किसके बारे में हम पढ़ते हैं? वहीं जो कथक नृत्य के पर्याय थे, बिरजू महाराज। तो ऑप्शन सी रटते चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अयज्ञ ने सूत्रपात किया। अयज्ञ ने किसका सूत्रपात किया? तो अयज्ञ जो है आपके हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ, जिनका पूरा नाम भी कई बार पूछा गया है। उसके साथ में आप जानते हैं हिरोशिमा नामक कविता लिखे हैं, जो जापान के नागासाकी पे आपका बम वगैरह पटका गया था, हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे अमेरिका के द्वारा। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि अयज्ञ ने किसका सूत्रपात किया था? तो परयोगवाद का। याद रखेंगे सर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, स्वर संधि का उदाहरण इसमें से कौन है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये सभी जो देख रहे हैं, रामावतार भी स्वर संधि है, परमानंद भी है, कबींद्र भी है, तो इसीलिए ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते, एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा। अंतिम में आपको बताना होगा कि आज के जो भी जितना प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे 100 ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पर, तो उसमें से आपका कुल कितना सही हुआ। और सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो रटते चलना है। मदन है, मदन किसका बेटा था सर? किरानी का बेटा था। गिरधर लाल जो किरानी था सेन साहब के फैक्ट्री में, उन्हीं का बेटा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए जल्दी से, कह रहा है आपसे अन्य पुरुष किसके भेद हैं? तो सर्वनाम के जब हम लोग भेद पढ़ते तो उसमें होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये किसके भेद हैं सर? पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा? ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था? तो उनके पिता ने, उनके बाबूजी ने, उनके पिता ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा क्या है? लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है पूछ रहा है, ठीक है। इसके लेखक कौन है जो कविता है? तो जीवनानंदन दास जी हैं, बांग्ला कवि हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? तो अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था हीरानंद वात्स्यायन अय्यर जी की जो कविता है हिरोशिमा। तो हिरोशिमा और नागासाकी में आप जानते हैं विश्व युद्ध के समय बम गिराया गया था। पूछ रहे किसके द्वारा गिराया गया? तो अमेरिका के द्वारा। कहां पे है? ऑप्शन बी तो सही उत्तर हो जाएगा। रोन नदी, रोन नदी फ्रांस में है सर। रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है आबिनियो, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 25 नंबर। कह रहे द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ध्यान से देखेंगे, द्विगु समास का उदाहरण कौन नहीं है? तो द्विगु समास क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। तो ध्यान से देखिए, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, कौन नहीं है? ऑप्शन बी पूछा है, कौन नहीं है? भाई बहन। कौन समास है? द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास, पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास। तो ये सब द्विगु समास है। कह रहे आपसे कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता
था? तो कुआं में पालने के लिए, बिल्कुल सही, मछली चैप्टर से प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल का। तो कुआं में पालने के लिए ऑप्शन सी 26 का सही उत्तर है। करेक्ट, कविता नहीं है सर, कितना बउआ टाइप प्रश्न है। कविता इसमें से कौन नहीं है, ध्यान से देखिए और उत्तर कमेंट कीजिए 27 का क्या सही उत्तर होगा। तो कविता इसमें से कौन नहीं है? शिक्षा और संस्कृति है, महात्मा गांधी का पाठ है, शिक्षा शास्त्र है, बाकी अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, सभी कविता है। चलिए अगला प्रश्न है, मोहरा नदी शहर से कितनी दूर थी? तो 3 मील लगभग दूर थी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 29 नंबर, कह रहे राजदूत में है, राजदूत में कौन सा समास है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो राजा का दूत, तो दूत प्रधान है, उत्तर पद बाद वाला पद, तो कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे आबिन्यो नदी के किनारे अवस्थित है, तो आबिन्यो रोन नदी के किनारे अवस्थित है फ्रांस में, ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं ताकि आप कम समय में अधिक प्रश्न याद कर पाए। एग्जाम में कम समय तो पूरा हिंदी का इस प्रश्न के माध्यम से आपका रिवीजन भी हो रहा है। गिरधर लाल है, तो गिरधर लाल कौन थे? मदन के पिता थे, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। संतु डैश के मारे कांप रहा था? ठंड के मारे, सब याद करते जाइएगा। संतु किसके मारे कांप रहा था? ठंड के बारे में। मछली चैप्टर से सारा प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न 33 नंबर कह रहा है आपसे बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास में क्या कौन सा पद पर, जैसे हम लोग अव्ययभाव समास में पढ़ते हैं कि पहला पद अव्यय है या प्रथम पद प्रधान है, फिर तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है, उसी तरह करें कि बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो बहुब्रीहि समास में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे मान लीजिए गजानन, तो जैसे अन्य पद उसमें प्रधान है गणेश, ठीक है, उसमें से कोई पद प्रधान नहीं है, तो इसीलिए कोई पद इसमें से प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य पद प्रधान है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? सर भारत है, क्योंकि मैक्स मुलर जो लिखे हैं भारत से हम क्या सीखे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कमरुद्दीन का जन्म कहां हुआ था? कमरुद्दीन जो बिस्मिल्लाह खां, तो कहां जन्म हुआ था? बिहार के डुमराव में, ठीक है, ऑप्शन बी याद करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यहां पे ध्यान से देखिए कौन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें देखेंगे तो पुनर्जन्म नहीं है, पुनः प्लस जन्म विसर्ग संधि हो जाएगा, बाकी जगतनाथ भी है, वागीश भी है, ठीक, तो यही नहीं है, नहीं है पूछा था। कह रहा बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सल्लार हुसैन खां कहां के निवासी थे? तो बिहार के डुमराव के, कहीं पे दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, कह रहा है आपसे कि मछली कहानी के लेखक कौन है? देखिए कितना आसान प्रश्न पूछ रहा है। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, ऑप्शन डी याद रखेंगे। चलिए 39 नंबर प्रश्न, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा? सभी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न का क्लास हो रहा है, ध्यान से एक एक, जब भी कभी भी आप क्लास को देख सकते हैं, आराम से मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में रखकर एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और नहीं मालूम है तो मैं सही उत्तर बता रहा हूं, याद करते चलिएगा, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धर्मात्मा तो धर्म प्लस आत्मा होता है, ऑप्शन डी। फिर अगले प्रश्न की बात करें, 40 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि जन्म से ही पागल थी तो मंगू, ये सेकंड हिंदी से प्रश्न आ गया कि जन्म से पागल कौन थी? मंगू। चलिए पूरा हिंदी का रिवीजन हो रहा है अंतिम समय में, एग्जाम से पहले सभी प्रश्न रट जाना है आपको। निबंध है, इसमें से किस पाठ की विधा निबंध है? आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो किस पाठ की विधा इसमें निबंध है? परंपरा की मूल्यांकन, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे संगीत शास्त्रा अंतर्गत सुशीर वाद्यों में कौन शामिल है? तो शहनाई है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। करे इसमें से शुद्ध शब्द कौन है? ठीक है, 43 नंबर, ध्यान से देखकर बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। शुद्ध शब्द इसमें से कौन है सर? तो कर्तव्य, ठीक है, बिल्कुल सही से लिखा गया है, ऑप्शन सी, देख रहे हैं ना, कर्तव्य। चलिए मैक्स मुलर डैश डैश का विद्वान था, मैक्स मुलर जी कहां के विद्वान थे? आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो ये जर्मनी के डेसाउ नगर में इनका जन्म हुआ था, तो जर्मनी के। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 45 नंबर कह रहा है आपसे राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? ये सेकंड हिंदी से सारा प्रश्न मिलना शुरू हो गया, तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार सांवर दहिया जी हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले, तो पा प्रत्यय है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 47 नंबर कह रहा है आपसे कि सीता के कितने बेटे थे? ध्यान से देख लीजिएगा, सब सेकंड हिंदी से है, धरती कब तक घूमेगी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, तो सीता के 3 बेटे थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 48 नंबर कह रहा है आपसे कि शुद्ध वाक्य है, इसमें से कौन बिल्कुल सही सही लिखा गया है? सुरेश को पूछो गलत है, रोटी ताजी है, दाल क्या है? यह मेरी पुस्तक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है? तो ढहते विश्वास कहानी जो उड़िया भाषा की कहानी है और उसमें उड़ीसा के सूखा और बाढ़, लेकिन केंद्र में क्या है? बाढ़ की समस्या। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, करे अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी मैं बताया कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, तो अभाव। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे रोक रहा हूं। 50 प्रश्न मैंने आपको करा दिया। आप नीचे कभी भी क्लास को देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। डेली सुबह में 6 AM पे आपके लिए क्लास अपडेट किया जाता है, तो इसमें आप लाइव चैट में भी आंसर दे सकते हैं। और किस विषय का आप क्लास चाहते हैं सही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।